ठीक है। तो जीपीएस जो है ना वो ऑप्शनल में नहीं है, वो मस्ट में है आपके पास, ठीक है। क्योंकि हमने कल के लेक्चर में भी यही बात की थी कि जब तक आप अपनी लोकेशन नहीं डिफाइन कर सकेंगे ना, कोई भी डेटा जो आप लेके आते हैं दैट बिकम्स यूजलेस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका फील्ड वर्क जो है, फील्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ यार, थोड़ी ये सब बोला करें साथ में। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपके फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। आप क्यों जाना चाह रहे हैं। आप पहले जिस टाइम किसी टीचर के पास जाते हैं तो आप पहले वो उससे बात करेंगे कि सर मैं जो हूँ स्ट्रक्चर में थीसिस करना चाह रहा हूँ, या मैं फलां चीज़ में थीसिस करना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग में करना चाह रहा हूँ, माइनिंग में कर रहा हूँ, मिनरल में कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फील्ड का, आप क्यों जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग जो है वो बन जाती है कि उसके बाद कि आपका बेस्ट प्लेस क्या है, ठीक है। फिर वो लोकेलिटी डिफाइन होती है। जैसे आप मेरे पास आएंगे, मुझे कहेंगे सर हम क्रोमाइट पे काम करना चाहते हैं, तो क्रोमाइट जो है वो आपको जो प्लेट टेक्टोनिक की जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं ऑफिलाइट्स वगैरह में आपको मिलती है, ठीक है। मोस्टली आपको जो है ये मिलेगी कोहिस्तान के एरिया में, ठीक है। या फिर आपको ये जोब के एरिया हो गया, ठीक है। चमन बॉर्डर, ये जो चमन फॉल्ट है आपका, इसके करीब मिलेगी, बलूचिस्तान में मिलेगी, या वजीरिस्तान वगैरह इलाके में उनमें मिलेगी ना, ठीक है। तो आपका अगर फील्ड का ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा तो फिर आपके पास जो है ना बेस्ट एक्सपोजर की प्लेसेस आप जो है उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर थर्डली जो है कि हाउ प्रिसाइजली आप अपनी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो डेटा लेके आ रहे हो, डेटा के साथ अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो वो से वापस आके आपने मैप पे प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ये पोस्टर खोलता हूँ, ये थोड़ी हैवी फाइल है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक है सर, दिखाई दे रहा है सर। अपने माइक ये अब ये देखें, ये वो एरिया था कोहिस्तान का जहाँ पर हमने जाके ये जितने रेड डॉट्स हैं ये मैग्नेटिक स्टेशंस हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक की रीडिंग आई। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर से जाके हम डेटा तो कलेक्ट करके आए, लेकिन डेटा कलेक्शन के साथ अगर हमारे पास जीपीएस की रीडिंग नहीं है तो हम उन्हें मैप पे नहीं शो कर सकते वो सारे डेटा को। अब यहाँ पे तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने इरेज किए हुए हैं क्योंकि ये पोस्टर के तौर पे बनाया था। अभी ये अंडर पब्लिकेशन है ये वाला डेटा, तो इसलिए जो है मैंने इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उतार दिए थे ताकि कोई इसे रीयूज ना कर सके ना पब्लिकेशन से पहले। तो ये सैंपल है, यहाँ पर से हमने सैंपल्स वगैरह लिए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अपनी पोजीशन डिफाइन नहीं करेंगे उस डेटा की जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो जब तक आप उसको उसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होंगे, तो आप उसे मैप पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब मैप पे प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे तो वो दैट बिकम्स यूजलेस, ठीक है। तो फिर उसके बाद फोकस्ड ऑन अ न्यू एक्सपोजर, ठीक है। आप किसी न्यू एक्सपोजर पे जाते हैं, आप फर्स्ट टाइम फील्ड पे जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली एक न्यू एक्सपोजर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो उसके साथ ये है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, राइट से करें, उसकी डिवीजन कैसे बनाएं, ठीक है। कौन से वाले को जो फॉर्मेशन है उसको पहले हम इंटरप्रेट करेंगे, फिर सेकेंडली को हम किस तरह इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कोई क्वेश्चंस हैं हैंगिंग फॉर्म में जो इस चैप्टर में आगे आंसर होते हैं, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट वे क्या है डेटा कलेक्शन का, अगर आप मैग्नेटिक के लिए जा रहे हैं तो उसके क्या अप्रोप्रिएट उसके प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप जियोलॉजी के लिए जा रहे हैं तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर की रीडिंग के लिए जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर की जो है वो आप उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जॉइंट्स और स्ट्रक्चर्स की आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आप जॉइंट की जो है वो उसकी डिप स्ट्राइक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर का ले रहे हैं तो या पेलियोंटोलॉजी का ले रहे हैं तो उनके सारों की जो है ना वो आपके जो फील्ड ऑब्जेक्टिव है उस पर डिफाइन करता है कि आपकी फील्ड की जो है आगे प्रोसीडिंग कैसी होगी, ठीक है। तो वो इसलिए फिर आपको अप्रोप्रिएट वे आने चाहिए कि आप जो है वो किस तरह ब्रंटन कैसे यूज करेंगे, जीपीएस कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें। तो उसने कहा कि ड्यूरिंग फील्ड वर्क जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन आप कर रहे होते हैं तो उसमें क्लियरली डिफाइन होने चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर आप वो उसकी फॉल्ट की जो सीरीज बाउंड जो होते हैं ना उसकी ओरिएंटेशन का पता हो, आपको ये पता हो हैंगिंग वॉल किस साइड पे, उसकी फुट वॉल किस साइड पे, उसका जो है वो जो फॉल्ट स्क्रैप बन रहा है वो किस साइड पे है, ठीक है। अगर आप
ग्राफिक लॉग बना रहे हैं सिंपली, तो उसमें सिंपली आपको जो है ना लॉ ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी वगैरह का पता हो, ठीक है, कि ओरिजिनली डिपॉजिट होते हैं, अगर वो ट्विस्टेड फॉर्म में है तो वो इट मींस के वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, कोई स्ट्रक्चर या टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो आप किसी फील्ड को प्लान करते हैं तो फील्ड जो होती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उसमें एक माइंड में एक स्केच बनाया होता है कि यार फलां दिन में फलां काम करूंगा, ठीक है, इतना एरिया को मैं कवर करूंगा, मैं फलां जगह पे जो है उस फॉर्मेशन को देखूंगा, ठीक है। तो वो जो है वो टाइम डिपेंडेंट भी होती है आपकी फील्ड, और वेदर डिपेंडेंट भी होती है। अगर वेदर इस तरह का है बारिश वाला, आपको फिजिबल नहीं है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, आप उस साइड एरिया को नहीं जा सकते, तो बाज़ दफ़ा आपकी फील्ड एक्सटेंड भी हो जाती है, ड्यूरिंग फील्ड भी फील्ड एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कि फील्ड जो है वो आपको बाद में रखनी पड़ती है। अगर बारिशों के दिन है तो आपने स्ट्रीम में जाके सेडिमेंट्स लेने हैं तो आप वो नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो है स्ट्रीम के सेडिमेंट्स लेने के भी दो तरीके होते हैं, एक प्री मानसून होता है, एक पोस्ट मानसून होते हैं, ठीक है। कि बारिशों से पहले एरिड कंडीशन में उसमें कौन से सेडिमेंट्स आ रहे थे, जब बारिशें होती हैं तो ऑब्वियसली उसमें सेडिमेंट इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि वो वेदर डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, सीजनल है ना। हेलो, यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। बस एलवाई करते रहें बीच में से, ठीक है। तो वो उसने कहा कि क्वेश्चन जो आपको उधर राइज होते हैं ड्यूरिंग फील्ड, उनको अपने पास नोट डाउन कर दें, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपके जहन में आप फील्ड करते जा रहे होते हैं तो उसका स्केच बनता जा रहा होता है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आपके पास राइज हो रहे हैं तो उन्हें साथ में लिखते जाएं, बाद में जाके आप ऑलरेडी जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसके साथ कंपेयर कर लें, या किसी सीनियर के साथ डिस्कस कर लें, सुपरवाइजर के साथ। तो वो आप जो है ना एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। उन जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उस टाइम पे राइज कर रहे होते हैं, उन्हें आप इग्नोर मत करें, ठीक है। तो आगे उसने टेबल 3.1 का कहा, उसमें जो है वो डिफरेंट वो थी फील्ड ऑब्जेक्टिव्स, और उनकी जो है आगे कौन कौन सी आप स्टडी वगैरह करेंगे, ठीक है। डेटा कलेक्शन उसमें से कौन कौन सी करेंगे, ठीक। इसको हमने कल एक सरसरी से देखा था, आप लोग इसे डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। कि बायोस्टेटिग्राफी है तो उसमें क्या होगा। तो डिसाइडिंग वेयर टू डू द फील्ड वर्क, तो उसने पहले कहा कि आप टाइप ऑफ रॉक एक्सपोजर्स का देखें, ठीक है, उसमें क्लाइमेटिक जोन वगैरह देखें कि एक्सपोजर आपको कहाँ पे मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। हेविली वेजिटेटेड होगा तो वो उस एरिया में ऑब्वियसली सॉइल कवर ज़्यादा होगा। हमें तो रॉक्स के साथ है ना, ऊपर अनकंसोलिडेटेड रॉक सॉइल के साथ तो हम स्टडी नहीं कर रहे। अगर आपका सॉइल मैकेनिक्स का थीसिस है, आप जो है उसमें सॉइल की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ऊपर का जो वेजिटेटेड कवर है वो उसको या फिर सॉइल को देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी पुरानी जो आपकी फॉर्मेशन है जैसे पैलियोसीन ईओसीन वगैरह की आप देख रहे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि वो सरफेस पे उसका एक्सपोजर नहीं होता, वो बरीड होती है डीप, ठीक है। तो वो आपने ये देखना है कि वो कौन कौन से एरियाज में आपको मिल सकती है। रिवर कट्स के अलॉन्ग हमने कल बात की थी, उसके अलावा सी क्लिफ्स वगैरह देख लें, या फिर न्यू रोड वगैरह कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो वो देख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एक्सपोजर उसके कहाँ पे आपको मिलेंगे, रिवर के अलॉन्ग भी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो रिकॉनेसेंस सर्वे की कल हमने बात कर रहे थे। तो रिकॉनेसेंस सर्वे ये होता है कि आप पहले जो होता है ना वो आप उसका लिटरेचर स्टडी करते हैं, फिर वो आप ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी पब्लिश मटेरियल मिलता है आपको, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर आप सैटेलाइट इमेजेस वगैरह देखते हैं कि वहाँ पर से आपको इमेज कौन कौन सी एक्सेसिबल जगह मिल सकती हैं, रोड कौन से मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रोड कौन सा जाता है, रोड की एक्सेस है कि नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा उस एरिया में, ये कैसा है। वो एक सैटेलाइट इमेज जब आप देखते हैं ना तो आपको एक बर्ड आई व्यू उस एरिया का मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें रिकॉनेसेंस सर्वे में फिर आप करते हैं कि आपका जो सैम्पलिंग रेट होता है, अब जैसा मैंने अभी आपको अपने इसका रिसर्च का पोस्टर दिखाया था, तो इसमें आपने देखा होगा सैंपल्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और उनके आपस में डिस्टेंस जो था वो बहुत कम था, वो डिटेल्ड था, ठीक है। जब आप रिकॉनेसेंस कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो सैंपल के दरमियान गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सैंपल की समझ आ रही है ना आपको? यस सर। जी सर। सैंपल से मुराद ये है कि अगर आप वहाँ पे स्ट्रक्चर की रीडिंग कर रहे हैं या फिर आप पैलियोंटोलॉजी की कर रहे हैं, जब वटएवर रीडिंग जो आप कर रहे हैं, उस एक रीडिंग और दूसरी रीडिंग के दरमियान जो है वो गैप जो है
डिस्टेंस जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निसेंस सर्वे में वो जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, ताकि आप रीजनल स्टडी करते हुए जाएं, ताकि जब वापस आके आप उसको प्लॉट करें तो आपके पास एक ट्रेंड आए कि अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो है वो रीडिंग ज्यादा आ रही थी, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स उसका सर्वे करना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। फिर हम ये टेबल 3.2 का देखा था कि इसमें एक्सपोजर्स की आपकी कौन कौन सी लोकेशंस आ सकती हैं, फोर्थ शोर हो, टनल्स हो साथ में, ठीक है। तो माइक ये है कि थोड़ी देर बाद ऑन करके यस सर वगैरह करते हैं, ताकि मुझे पता लगे आई एम स्टिल इन, ठीक है। उसके अलावा फिर माइक बंद रखें। तो लोकेटिंग योर पोजीशन, ये मैंने आपको कहा कि ये मस्ट है, ठीक है। आप लोकेशन आप अपनी कैसे फाइंड करेंगे, आप वहां पे गए, आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, लेकिन उसको वापस आके अगर आप प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड हमने अगले बंदे को ये बताना होता है कि मैप पे इस एरिया में ये कंडीशंस हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एबटाबाद फॉर्मेशन की मैपिंग हम कर रहे हैं, तो वो बताएगा कि मैप में एबटाबाद में इन इन जगहों पे इसका एक्सपोजर है और इस तरह का एक्सपोजर है, यहाँ पे उसकी थिकनेस इतनी है, ठीक है। हवेलिया में उसकी थिकनेस कैसी है, उसके एबटाबाद में कैसी है, हरनोई वाली साइड पे उसकी थिकनेस कैसी है, डिप कैसी है और ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। जो क्योंकि रीजनल लेवल पे फैली हुई है तो वो उसमें कर्व वगैरह भी आते हैं, वो बाज़ दफ़ा जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे एक्सटेंड कर रही होती है, बाज़ दफ़ा नॉर्थ हो जाती है, फिर नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे एक्सटेंड करने पड़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम हर लोकेशन पे आप वो उसकी डिप स्ट्राइक्स वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। उसकी थिकनेस मेजर करनी है, थिकनेस मेजर करने है जो भी है, लेकिन मस्ट ये होती है, तीन चीज़ें आपने लाजमी लेनी होती हैं कि आप उसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और साथ में आप उसकी एलिवेशन मस्ट आप लेंगे, ठीक है, कि सी लेवल से उसकी एलिवेशन कितनी है, ठीक। ठीक सर। हाँ यस सर। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जीपीएस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जीपीएस आपके मोबाइलों में भी होता है, लेकिन वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसमें एरर बहुत होता है, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था, अब हमें लैब में मैंने आपसे कहा था बताऊंगा जीपीएस को यूज़ कैसे करते हैं, तो अल्लाह करे जब खुली तो फिर हम आपको प्रैक्टिस वगैरह उसमें कर देंगे। तो उसमें एक मैंने फैक्टर डिफाइन किया था ग्लोनेस का, ठीक है। तो ग्लोनेस याद है किसी को? नो सर। ग्लोनेस मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही आप जीपीएस देख रहे होते हैं ना, उसके साथ में वो सैटेलाइट्स कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। वो ट्रायंगुलेशन हो रही होती है। ट्रायंगुलेशन का जो हमने इससे पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि यार ट्रायंगुलेशन होती क्या है, वो आपको बैक बीयरिंग करके आपको बताती है कि एट दैट मोमेंट आप उस मैप पे कहाँ पे, जो आपके हाथ में है मैप, टोपोग्राफिक मैप, तो वही सिस्टम ये भी कर रहा होता है, ये पोजीशनिंग ले रहा होता है सैटेलाइट से, ठीक है। तो वो पिन पॉइंट करके आपको बता रहा होता है कि आप कहाँ पे हैं। तो स्टार्ट में वो जिस टाइम वो सैटेलाइट पिकिंग कर रहा होता है उस टाइम उसकी ग्लोनेस बहुत ज्यादा होती है। ग्लोनेस फॉर एग्जांपल लिखा हुआ होगा 30 मीटर्स का। 30 मीटर का मतलब ये है कि राइट नाउ अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं अगर उसकी रीडिंग ले रहा हूँ तो 30 मीटर की ग्लोनेस का मतलब ये है कि मैं इस 30 मीटर के सर्कल में कहीं पे हूँ, ठीक है। अगर ईस्ट में, वेस्ट में या साउथ में, कहीं पे इस 30 मीटर के सर्कल में, ठीक है। तो वो ग्लोनेस जितनी कम होती जाती है, आप थोड़ी देर उसको छोड़ें, वो सैटेलाइट ज्यादा कैप्चर करता है, तो वो ग्लोनेस जो है 1-2 मीटर तक ले आता है, ठीक है। वो आइडिया वो है कि आप उस कंडीशन में उसकी रीडिंग लें, क्योंकि आपने वो रीडिंग नोट कर लेंगे, वापस आके जिस टाइम आप उसको प्लॉट करेंगे ना, तो वो प्लॉटिंग का इशू ये होता है कि वो बाज दफा, अब आप नॉर्दर्न एरिया में जिस टाइम अगर सफर किया हो आपने, तो आपके कराकरम हाईवे गुजर रही है, उसकी एक साइड पे पहाड़ है, आप पहाड़ पे जो है वो रीडिंग लेके आए हैं, ठीक है। 30 मीटर का उसकी ग्लोनेस थी, ठीक है। तो वो जो रोड है उसकी दूसरी साइड पे आपके पास रिवर इंडस जा रहा है, तो जब आप वापस आके प्लॉट करेंगे तो वो आपकी सारी रीडिंग उठा के रिवर इंडस में डाल देगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक की रीडिंग लेके आया हूँ, मैंने वो आके उसे उसकी ग्लोनेस नहीं चेक की थी, मैंने मोबाइल से रीडिंग ले ली, ठीक है। उसमें एरर आया, वापस आएगा, वो सारे के सारे जिस टाइम में उसे प्लॉट कर रहा हूँ वो प्लॉट उठा के वो रिवर इंडस में डाल देगा। अब ये तो आप किसी से बात करें वो कहेगा कि यार तुम रिवर में किस लिए जाके रीडिंग ले रहे थे,
ठीक है, या आप इलेक्ट्रिकल सर्वे कर रहे हैं तो वो रिवर के ऊपर आ जाता है, तो अगले बंदे कहेंगे कि यार इसको देखो कितना बेवकूफ़ है कि रिवर के ऊपर कौन कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप करंट उसका इंड्यूस करेंगे तो वो तो पास में अगर कंडक्टिव बॉडी है, जो कि वाटर आपके पास कंडक्टिव बॉडी है, तो सारा करंट तो उसी में ही चला जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना आपके रिजल्ट्स को, एक छोटी सी बेध्यानी है कि आप वो नहीं लेके गए थे साथ में जीपीएस, और आपने ग्लोनेस नहीं देखी थी। एक छोटी सी बेध्यानी की वजह से जो है आपका जो डेटा है वो सारे का सारा उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, बाद में आपको क्वेश्चनिंग वगैरह जो है ना, क्वेश्चनिंग जो है ना, क्वेश्चन आंसर करना जो रिव्यूअर्स को होते हैं, उसमें ये बेसिक क्वेश्चन यही आ जाता है कि यार आप जो है आपका डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, जब डेटा उसने ये कह दिया रिलायबल नहीं है तो आपका पूरा काम जो है वो पब्लिशेबल नहीं रहता। ठीक है, तो उसके लिए जीपीएस मस्ट है, या फिर आपके पास टोपोग्राफिक मैप है, आप पुराने तरीके से जीपीएस नहीं है तो फिर आप ट्रायंगुलेशन उससे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ये रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ कि उसने कहा कि अर्थ के पोल्स के करीब जो है ना कंपास जो है वो रिलायबल नहीं होती। अब इसके शायद हमने लास्ट जब क्लासेस हो रही थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यों नहीं होती। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको कहा था कि कंपास जो है ना उसका नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो एक मैग्नेट है और वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स लाइंस होती हैं उनको वो फॉलो कर रहा होता है। अब जो पोल्स होते हैं वहां पर से लाइन जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं ये मर्ज भी हो रही होती है और वहीं पे जो है ये दोबारा साउथ पोल में जो है वो कलेक्ट हो रही होती है। ठीक है, जब आप पोल्स के पास जाएंगे तो वहां पे जो उसका क्लस्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो याद है आपको फिगर? यस सर, याद है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में हमने की थी शायद, ये काइंड ऑफ वही है। यदि देखें यहाँ ये जो आपके पास पोल्स हैं, इस पोल पर से वो एमिट भी हो रही हैं और दोबारा साउथ पोल में कलेक्ट भी हो रही हैं। तो जब आप यहाँ पे कलेक्ट करेंगे डेटा तो वो आपको बताएगा आपका जो नॉर्थ पोल है वो तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का हमने यही कहा था कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो वो उसने कहा कि पोल्स के करीब जो है वो आपकी जो कंपास की रीडिंग्स होती हैं वो इतनी रिलायबल नहीं होती। ठीक, तो वहां पे या तो जीपीएस यूज करेंगे आप, या फिर एक शेडो स्टिक मेथड होता है। शेडो स्टिक मेथड के बारे में हमने बात शायद की होगी, सरसरी थी, और मैंने आपको कहा था हम इसका बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे। आपको ये पता है कि ज़मीन जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सेस के गिर्द भी, और उसके अलावा जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व भी करती है। ठीक है, तो अब उसमें आपको ये पता है कि सूरज हमेशा मशरक से निकलता है और मगरब की तरफ जाता है, यही बात है। तो उसमें अगर आप एक स्टिक आप लगाते हैं कहीं पे, आपने ट्रू नॉर्थ फाइंड करना है, तो ये ट्रू नॉर्थ फाइंड करने का एक तरीका है कि आप एक स्टिक या पोल वगैरह रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सुबह के टाइम पे या आप जिस टाइम भी आप उसको कर रहे हैं, मॉर्निंग वाले टाइम हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो कन्वीनियंट रहेगा आपको। तो उसका जो ऑब्वियसली वो एक शेडो बनाएगी स्टिक उसकी। ठीक है, तो जिसमें वो शेडो बनाएगा, देखता हूँ शायद यहाँ पे मुझे स्केच बुक अगर मिल जाए तो उस पे हम बना लेते हैं। ड्राइंग, चलें ये हो गया, दिखाई दे रहा है आपको? यस यस सर। जी यस सर।
चलें, ये एक काइंड ऑफ मैं उंगली से ही बता रहा हूँ। तो ये आपका सूरज है सुबह के टाइम पे, ये आपके पास ईस्ट हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया। अब हमें पता तो है रफली कि नॉर्थ की साइड पे, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्थ फाइंड करने के लिए ये है कि मैं यहाँ पे एक स्टिक लगाता हूँ, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक है। तो इसके ऊपर जिस टाइम सूरज का वो पड़ेगी किरण, ठीक, तो वो इसका एक शेडो बनाएगी, ठीक है। तो उसका शेडो आ गया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे उसका शेडो आ रहा है वहां पे आप एक पॉइंट मार्क कर दें, ठीक है। लेटर ऑन सूरज जो है जिस टाइम यहाँ पे आता है, आप तकरीबन उससे छोड़ दें आधे पौने घंटे के लिए, तो जब उसका सूरज यहाँ पे आएगा तो उसका नया शेडो यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसा ही है, क्योंकि वो Yes, शेडो जो है वो रिट्रीट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे आपने दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। और इसका अगर आप परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो ये आपके पास नॉर्थ होगा, ठीक है, समझ आई? ठीक है सर। okay sir. तो ये एक शेडो स्टिक मेथड है जो 1993 में इसने वाइजमैन ने इसको मुतारफ करवाया था। उसके अलावा उसने कहा कि आप जो है ना एल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। एल्टीमीटर का आपको पता है कि वो आपको सी लेवल से हाइट के बारे में बताता है। तो अगर आपके पास टोपो शीट है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आप 500 मीटर के ऊपर हैं, तो वो कंटूर्स की लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल की थी क्लास में, तो वो कंटूर्स जो हैं वो आपको डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये कौन सी हाइट की एलिवेशन की जगह है, ठीक है। तो अगर आपके पास एल्टीमीटर है जो कि उसमें ही जीपीएस में ही आपको लोकेशन एक तो लेटीट्यूड देगा, लॉन्गिट्यूड देगा, साथ में आपको एलिवेशन देगा। एलिवेशन मींस एल्टीमीटर, ठीक है, कि एल्टीट्यूड कितना है आपका। तो उसके थ्रू भी आप अपने आप को पिन पॉइंट कर सकते हैं। एक काइंड ऑफ ये ट्रिक है, ठीक है। या फिर आप जो है वो उसने कहा वुडी एरिया में है तो फिर अपनी आप बीयरिंग लें। बीयरिंग ये होता है कि किसी भी नॉन फीचर के साथ आप अपने कंपस की रीडिंग देख रहे होते हैं कि आपके कंपस का कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसकी जो उसी को आप ट्रैवल करते जाते हैं तो उसको वो बीयरिंग कहते हैं, ठीक। इसमें फॉरवर्ड बीयरिंग ये होती है कि आप अपने फेस फॉरवर्ड में कोई फीचर आपने देखा, आपने उसका एंगल मेजर किया और उसकी तरफ आप ट्रैवल करने पड़ गए। इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो ये आपके पास, मैंने क्या कहा था कि हमेशा जो मैप का टॉप होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट। आप यहाँ पे, यहाँ पर से मैंने एक नोन पॉइंट पे जो कि मुझे वही वाला फीचर ऑन रियल ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, तो वहां पर से मैंने कंपास से इसका एंगल देखा, ठीक है। एंगल देख के मैंने उसे उसके ऊपर मार्क कर दिया अपने मैप के ऊपर, ठीक है। अब रियल ग्राउंड एंगल देखा और उसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। तो ये आपके पास एक साइड पे हो गया। फिर आप इस पोजीशन पे जाके आपने दूसरी की बीरिंग देखी। बीरिंग ये कि उनका एंगल आपस में विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपके पास 0.0 हो गया, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जो आप जा रहे हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड बीरिंग, ठीक है। बैक बीरिंग ये होती है कि आप अपनी लोकेशन फाइंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ और ये मैं 0.1 से 0.4 से अपने आप को रीट्रैक करता हूँ, तो इसको बैक बीरिंग कहते हैं। हेलो, Yes sir. ठीक है। फॉरवर्ड और बैक बीरिंग का आपको पता चल गया? सर प्लीज अगर ये फॉरवर्ड और बैक बीयरिंग रिपीट कर। फॉरवर्ड बीरिंग यार एक सेकंड में पहले इसको किसी जगह रिमूव करूँ सारे को। सर मैं रिमूव कर दूं सर? किसको रिमूव कर रहे हैं? बंदे को रिमूव करने का नहीं कहा था यार। हाँ तो
मेरा ख्याल है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आप जदून साहब मेहरबानी करके किसी को रिमूव मत कीजिएगा। नहीं सर, मैंने किसको रिमूव करना है सर? तो ये बोर्ड रिमूव हाँ, करने की अच्छा बात कर रहा था। नहीं सर, मैं नहीं किसी को रिमूव कर रहा सर जी, खुदा का चलें वास्ता। चलें छोड़ें। इसमें हम करते हैं हाँ, पेज 2 आ गया, ये अभी ठीक है, दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर, यस सर। नो सर। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि एक हाँ, आपके सर। पास जो है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये है कि हम बात कर रहे थे कि हम फॉरवर्ड बीयरिंग की और बैक बीयरिंग का। फॉरवर्ड बीयरिंग ये है कि आपके पास एक टोपो शीट है, आप कंपास के थ्रू जो है अपनी रीडिंग लेते जा रहे हैं और रीडिंग को आपने उधर मार्क करनी है। आपने फर्स्ट अपने आप को लोकेट कर दिया किसी आइडेंटिकल फीचर के साथ, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट 0 आ गया, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपके पास नॉर्थ आ गया, ठीक है। अब मैं पॉइंट 0 पे हूँ, मैं यहाँ पर से मैं पॉइंट 1 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कंपास के साथ जो रियल ग्राउंड में मैं देखूंगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 0 जो है आपके पास कॉमसेट्स का गेट आ गया। पॉइंट 1 जो है आपके पास जो है वो आ गया, ये फुटबॉल ग्राउंड आ गया। पॉइंट 2 जो है आपके पास वो जो मैस है वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ गेट पर से कंपास को सिंपली आप मूव करेंगे और आप देखेंगे कंपास को जिस टाइम रोटेट करेंगे ना आप, उसकी जो लॉन्ग साइट है, तो वो आप देखेंगे कि आप नॉर्थ से वहां तक जो फुटबॉल ग्राउंड का है, जो कि पॉइंट 1 हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वो उसका कितना एंगल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं उस साइड पे मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो है अपना जो ट्रैक मैंने डिफाइन किया और मैंने कहा कि जी मैं कॉमसेट के गेट से जाऊंगा फुटबॉल ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड से मैं जो है मैस में जाऊंगा, मैस में से मैं जो है अजीम शहजाद हाल और वहां पर से मैं ऑडी में तक जो है चलूंगा, ठीक है। तो मैंने बात यह है कि फर्स्ट रीडिंग जो मैंने ली है वो 0 पॉइंट पे, जो कि आपके पास गेट है, वहाँ पे मैंने डिप स्ट्राइक्स वगैरह लेके वो मार्क कर दी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिप स्ट्राइक वगैरह ऐसे करके आपने मार्क कर दी, ठीक। फिर वहां पर से मैंने एंगल फाइंड किया कि फुटबॉल ग्राउंड तक का एंगल कितना है, ठीक है। तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल जितना आ गया नॉर्थ के अकॉर्डिंगली आपके पास 20 डिग्री आ गया, तो 20 डिग्री पे मैंने यहाँ से यहाँ पे लाइन से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पे आके मैंने रीडिंग वगैरह ली, डिप स्ट्राइक की, ठीक है। फिर यहाँ पर से मैंने फिर एंगल देखा फुटबॉल ग्राउंड से मेरा जो मैस है उसके एंगल कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ कितना एंगल आ रहा है, ठीक। तो वो आपके पास नॉर्थ वेस्ट में आ गया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो वो जितने डिग्री का आया उतना आपने यहाँ पे लाइन स्केच कर दी, ठीक है। अब मैं फॉरवर्ड मूव करता जा रहा हूँ ना, तो ये इसको कहते हैं फॉरवर्ड बीयरिंग। यहाँ से लाइन 3rd पे आ गया और 4th पे चला गया, ठीक ठीक है। ठीक है। और जबकि बैक बीयरिंग क्या होती है, मैं यहाँ पर से ये आपके पास ये फुटबॉल ग्राउंड आ गया, ठीक है। ये आपके पास वो आ गया मैसा आ गया, ये आपके पास अजीम शहजाद हाल आ गया और ये आपके पास जो है वो जो मोनूमेंट है वो आ गया, ठीक। तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने आप को ट्रायंगुलेट करना चाह रहा हूँ कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। तो मैं ये इस पहले देखूंगा कि फुटबॉल ग्राउंड से मेरा एंगल कितना है, ठीक। फिर मैं देखूंगा मैस से मेरा एंगल कितना है बैकवर्ड, ठीक है। ये ऑडी से ये अपना अजीम शहजाद से कितना एंगल है और ये मेरा मोनूमेंट से कितना एंगल है। तो लाइनें जहाँ पे क्रॉस कट कर रही होंगी वहां पे मैं मौजूद हूँ। इसे बैक बीयरिंग कहते हैं कि आप एक ही पोजीशन पे खड़े होके वापस अपने आप को ट्रायंगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर आप फॉरवर्ड मूव करते जा रहे हैं दैट इज फॉरवर्ड बीयरिंग, ठीक है। ठीक है सर। ओके। यस सर। यस सर।
तो वापस आते हैं इसी के ऊपर, डिटर्मिनेशन योर लोकेशन, ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि डिफरेंट स्केल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ठीक है। तो डिफरेंट स्केल्स होते हैं, लार्जर रीजनल स्केल भी होता है, रीजनल होता है, लोकल होता है, और करते करते हैंड स्पेसिमेन स्केल तक चली जाती है बात, ठीक है, कि आप बिल्कुल एक हैंड स्पेसिमेन स्केल तक, मतलब ये है कि आपकी सैम्पलिंग जो है ना उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब लार्जर होगा तो उसमें ऑब्वियसली आप जिस टाइम रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे तो फिर आप उसकी जो सैम्पलिंग होगी वही मैंने आपको कहा कि वो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रीजनल स्केल के लिए जिस टाइम आप जा रहे होते हैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले आप उसकी रिसर्च पढ़ते हैं, ठीक है, प्रीवियस वर्क जो वहाँ पे होते हैं हुए हैं, ठीक है। अगर आप लिटरेचर पढ़ें कोहिस्तान आइलैंड आर्ट का, तो उसके आपके पास अच्छे खासे पेपर आएंगे उसके, उनको पढ़ के आपके जहन में एक स्केच आ जाता है कि भाई कोहिस्तान आइलैंड आर्ट जो है वो जनरेट कैसे हुई, ठीक है। उसके अलावा जो है उसकी कब उसकी कोलिजन हुई थी नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट के साथ, और साउथ में जो है वो इंडियन प्लेट जो है वो कब उसके साथ कोलाइड की, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको जो है लिटरेचर स्टडी से मिलेगी। तो वही मैंने आपको कहा, जब आप फील्ड पे जा रहे हैं तो फील्ड पे जाने से पहले फर्स्ट एसेंशियल चीज़ क्या होती है कि आप लिटरेचर स्टडी करेंगे उसको, ठीक है, जिसको डेस्कटॉप स्टडी कहा जाता है। फिर आप उसकी जो है रीजनल जियोलॉजी वगैरह और मैप्स वगैरह ऑलरेडी जो बने होते हैं उनको आप देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे यहाँ पे रीजनली जो है जियोलॉजी किस तरह की है, कौन से रॉक्स आपको मिलते हैं, सेडिमेंट्री मिलेंगे, लाइमस्टोन्स के होंगे या अल्ट्रा मैफिक्स होंगे, मैफिक्स होंगे, ठीक है। फिर वेब बेस्ड सैटेलाइट इमेजेस, जब आप अपनी पर्सनल फील्ड पे भी जा रहे हैं तो आपको सैटेलाइट इमेज जो गूगल अर्थ है वो बड़ा कन्वीनियंट है, वो इवन के उसकी मोबाइल ऐप्स भी हैं, ठीक है, तो आपको मोबाइल पे भी वो मिल जाता है, ठीक है। तो आपको वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के मुताबिक वो आपको की करंट पोजीशन भी बता रहा होता है, उसमें सैटेलाइट इमेजेस होते हैं। तो सैटेलाइट एक तो ट्रैफिक व्यू होता है उसका, वो तो हमें नहीं चाहिए, ऑब्वियसली हम कोई ट्रैवलिंग थोड़ी कर रहे हैं, ये गाड़ी या ऊबर तो नहीं चला रहे, हम जियोलॉजिस्ट हैं, तो हमें उसका सैटेलाइट इमेज चाहिए ताकि हमें टेरेन का आइडिया हो, ठीक है, कि आप रफ टेरेन में जा रहे हैं या फिर आपके वहाँ पे जेंटल टेरेन है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह का ऑप्शन तो नहीं है, या फिर वहाँ पे रिवर क्रॉस कर रहा है कहीं पे कि नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं डेस्कटॉप रीजनल स्टडी आप करेंगे, ठीक है। ओवरऑल टोपोग्राफी उसकी देखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्सपोजर्स का वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपने रूट कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनली वो मैंने कल भी शायद कल परसों बात कर रहा था कि जिस टाइम फॉरेन कंट्रीज में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं कनाडा वगैरह टाइप की होगी, तो वहाँ पे ये मिनरल प्रोस्पेक्टिंग का जो है रुझान बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम से ज़्यादा। तो वो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में वो फिर इस तरह करते हैं, छोटे एरोप्लेन वगैरह भी हायर कर लेते हैं, वो उस एरिया में रीजन में जो है वो लो फ्लाइट करके जाता है, उसके साथ में कैमरास लगे होते हैं। तो कैमरास को उन्होंने किया होता है, सेट किया होता है फ्रिक्वेंसी पे कि यार इतने किलोमीटर या इतने मीटर के बाद वो क्लिक करता जाए उनको, ठीक है। तो उनको जो है वो स्टीरियोस्कोपी के साथ जो है लेटर ऑन उनको उनमें वो लैपिंग आ रही होती है, तो स्टीरियोस्कोप के साथ उसे रीस्टडी किया जाता है। तो वो एक 3D इमेज के तौर पे आपको बताता है कि नीचे वहाँ पे रियल ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, ठीक है। हम ये जो गूगल के इमेजेस ले रहे होते हैं क्योंकि हम पेड नहीं होता, फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में आपको करंट जो कंडीशन है वो नहीं बता रहा होगा, ठीक है, कि करंटली वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन होगी है या नहीं हुई। जो पेड होते हैं जिसमें सैटेलाइट इमेजेस वो अच्छे खासे महंगे होते हैं, तो वो जो पेड होते हैं वो आपको करंट कंडीशन बता रहे होते हैं कि यहाँ पर से रोड कट हो गया, यहाँ पे जो है वो नया डिपॉजिट है। फिर उसके अलावा फिर इंफ्रारेड वगैरह के साथ भी स्टडी होती है जिसको आप GIS कहते हैं, ठीक है। तो उसे RGIS वगैरह में यूज करके वो आपको ये बता सकता है कि वेजिटेशन है वहाँ पे, इवन के जो नियर सरफेस का आपके पास एक्सपोजर्स होते हैं अप टू फ्यू मीटर्स तक, उसकी डेप्थ की पेनिट्रेशन भी होती है उसके सिग्नल की। तो वो आपको ये बता सकता है कि यहाँ पे क्योंकि वो वेजिटेशन के साथ उसका डिफरेंट सिग्नेचर होगा कलर का, ठीक है। जो रॉक होगा डिफरेंट रॉक्स के डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, कलर के। तो ये सैटेलाइट इमेजेस वगैरह आप अगर वहाँ पे प्री फील्ड एक्वायर कर लेते हैं तो आपके फील्ड जो है वो डिफाइन करना, आपकी बेस स्टेशन डिफाइन करना कि आप कहाँ पर से स्टार्ट करेंगे स्टडी, ये इजी हो जाता है, ठीक है।
तो अब ये बात होगी कि आप वहाँ पे फील्ड पे पहुँच गए, अब वहाँ पे आप एक एक्सपोजर के सामने खड़े हैं, तो बात ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो बेस्ट ये होता है कि अब जिस तरह ये इमेजेस हैं आगे, ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पे डिफरेंट लोकेलिटीज हैं, इनमें ये खड़ा है, ठीक है, एक्सपोजर्स हैं, तो उनको वो स्टडी किस तरह करे, क्योंकि आपके पास सामने कोई एक फॉर्मेशन तो नहीं होती, बाज़ दफ़ा आपके पास डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पे आप बेस में देखें तो ग्रे कलर का जहाँ तक वो बंदा खड़ा है, ग्रे कलर की डिफरेंट फॉर्मेशन है, उसके ऊपर जो है वो लाइट येलोइश से कलर की है, ठीक है, पेल से कलर की, तो वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इस बारे में इस सेक्शन में बात की हुई है। पहले उसने कहा कि आप इनको ना जो विजिबल फीचर्स हैं उनके ऊपर आप इसको जो कलरिंग होगी या फिर वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगे उसके ऊपर आप जो है ना इस किसी भी यूनिट को आप डिवाइड कर दें, ठीक है। जिससे इसने इन फिगर्स में ए में देखिए एक स्केच सा बनाया हुआ, नीचे उसने कहा ये बीच है, इसी को ओवरले पिक्चर लेके उसके ऊपर उसने उसको क्रॉपिंग की हुई है, उसके ऊपर ओवरले की हुई है लाइंस। ये आपके पास जो है यूनिट 1 उसने डिफाइन किया हुआ है, यूनिट 2 डिफाइन किया हुआ है, ग्रास है, फिर आपके पास स्लिपरी मटेरियल्स है, ये वाली ये देखिए, तो उसने इनको मार्क कर दिया, ठीक। यहाँ पे आपके पास उसने जो है उसे डिफरेंट में उसने कन्वर्ट कर रहा, ठीक है। ये आपके पास एक बोल्डर आ गया, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये डिफरेंट हैं, ये है आपके पास, ठीक। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखें विजिबली ये आपके पास एक बोल्डर है, यहाँ पे ये आपके पास नीचे जो है ये यूनिट 1 आपके पास आ रहा है, ये यूनिट 2 आ रहा है, ये ऊपर यहाँ पे यूनिट 3 आपके पास आ रहा है, ठीक। तो ये उसने बेसिकली इनको डिफाइन कर दिया, ठीक है, समझ आई? ठीक है सर। ओके सर, हाँ, ओके तो सर। यस सर। किसी पोजीशन पे आप जाते हैं तो आप वहाँ पे पहले उसको रीजनली थोड़ा दूर से होके खड़े होके देखें, फिर उसके एक ही सेक्शन को लेके आप उसके डिफरेंट यूनिट्स में आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उनको आप यूनिट 1 यूनिट 2 बाई यूनिट 3 इस तरह आप उनको स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक हो गया। तो उसने क्या मोस्टली जो है 2 to 10 यूनिट्स होते हैं मैक्सिमम एक ही आपकी साइट के अंदर, ठीक है। तो आप उनको कोशिश करें कि बाद जो होते हैं सिमिलर होते हैं उन्हें आपस में जो है आप उनका ग्रुप बना लें, ठीक। तो पहले आप देखेंगे उसमें आपने स्टडी क्या करना है, स्टडी आपने करना नेचर ऑफ द कांटेक्ट, आप देखेंगे कि उनका आपस में कांटेक्ट का नेचर कैसी है, ठीक है। ग्रेडेशनल है, ग्रेजुअली जो है एक फॉर्मेशन दूसरे फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है। ये जिस टाइम आपने यूनिट डिफाइन कर दिए ये वाले, फिर आप इनकी क्लोज से आके स्टडी करेंगे कि ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट के दरमियान, यहाँ पे देखें ट्रांजिशनल से आपके पास ग्रेजुअली वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के दरमियान कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये शार्प कॉन्टैक्ट है, ऑब्वियसली आपको पता है ये जो है आपके पास ये जो है ये डिफरेंट है, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट है, ये आपके पास फिर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इनके कांटेक्ट आपने देखना है कि यहाँ पे आप देखें तो ये कांटेक्ट आपके पास शार्प कांटेक्ट है, ठीक है। एक इसमें आप कलर के ही वेरिएशन देख के आप कह सकते हैं कि यार ऊपर दूसरी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, जबकि ये इसके इन दोनों के दरमियान देखें तो आपके पास ग्रेजुअल है, ठीक। तो वो पहले आप देखेंगे कांटेक्ट उनका कैसे आपस में रेगुलर है, इरेगुलर है, किस तरह का है, वो जो है वो ग्रेन वाइज एक ग्रेन से जब ग्रेजुअल होगा ग्रेडेशनल, ठीक है, ये ग्रेजुअल कांटेक्ट होगा तो वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसकी जो कन्वर्जन हो रही होगी तो वो उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो ग्रेजुअली थिन अप होते होते वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लेटरल चेंजेस उसकी आप देखें, लेटरल क्या कहते हैं आप, उसके हॉरिजॉन्टल जो चेंजेस हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो है आप देख रहे हैं, तो वो आप ये देखेंगे उसकी थिकनेस में किस तरह वेरिएशन आ रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देखें तो ये थिकनेस जो है इसकी यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है,
यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम आ रही है। तो ये आपको बताएगा कि उसकी डेपोजिशनल एनवायरनमेंट कैसी थी, ठीक है, या वहाँ पर एरोड ऑफ हो गया या कैसा हो गया, ठीक है, फ्लूवियल कंडीशन कैसी थी जिसके दरमियान में वो डिपॉजिट हो रहा था, जब फ्लूवियल था या चैनल के अलॉन्ग था या सब मेरीन में था, जैसे भी था, या फिर कोई डाइक है तो डाइक जो है वो जिस टाइम ऑब्वियसली वो इंक्लूड करती है, तो वो डाइक जो होती है वो मोस्टली आपके पास इस तरह की फॉर्म में होती है। तो उसकी आपने ये देखना है डाइक होगी या सेल होगी। डाइक और सेल में फर्क क्या होता है वैसे? सर डाइक वो सेल पैरेलल होता है और डाइक जो होता है सेल जो होती है अलोंग द बेडिंग होती है, ठीक है, बेडिंग के अलोंग होती है, उसको सेल कहा जाता है। और अगर बेडिंग को क्रॉस कट कर रही है एक इंट्रूजन, दोनों होती है इंट्रूजन ही है, अगर क्रॉस कट कर रही है तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो डाइक बन जाएगी, ठीक है। फिर क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप ये है कि अगर किसी फॉर्मेशन को कोई फॉल्ट कट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो फॉल्ट है वो उस फॉर्मेशन के बाद बना है, यही बात है। यस सर। पहले फॉर्मेशन होगी तो फिर उसमें जी फॉल्ट सर। जनरेट होगा ना। तो यस उसमें सर। ये है कि जिन फॉर्मेशन को फॉर एग्जांपल ये हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 1 2 3 आ गई, फॉल्ट अगर इन दो को कट कर रहा है, ये आपके पास फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो फॉल्ट है ये यूनिट 1 और 2 से यंगर है लेकिन यूनिट 3 से ओल्डर है, ठीक है, क्योंकि इसने उसको कट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा और अगर इसमें अल्ट्रेशन भी ऊपर नहीं आई हुई यहाँ पे, तो इट मीन्स के इस पहले यूनिट 1 था, यूनिट 2 इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फॉल्ट जनरेट हुआ और फॉल्ट जनरेशन के बाद जो है यूनिट 3 जो है इसके ऊपर डंप हुआ, ठीक है। तो ये क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप होता है कि किसी फॉर्मेशन में कोई इग्नियस बॉडी या फिर फॉल्ट है, कोई स्ट्रक्चर है, उसकी इंट्रूजन हो रही है, तो उसका उस बॉडी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। फिर आप एविडेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह उसमें देखेंगे, एंगुलर कन्फर्मिटीज देखेंगे। एंगुलर कन्फर्मिटीज ये होती है कि एक वर्टिकल रॉक यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं तो ये इनके दरमियान जो होगा ये एंगुलर कन्फर्मिटी होती है, ठीक है। तो वेदरिंग फीचर जो आप देखेंगे, वेदरिंग जो है कि आप ये देखेंगे कि अगर यूनिट है वो स्टिक आउट हुआ है, ठीक है, डिफरेंट उससे। अब ये जैसे आप ये देख लें यहाँ पे ये बोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये उसमें से बाहर निकला हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे वेदरिंग हुई है। वेदरिंग की वजह से ये जिस मैट्रिक्स में था उस मैट्रिक्स को इसने लूज कर दिया और ये अभी जो है वो बोल्डर बाहर हैंगिंग फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यूनिट 1 में ये वाला पोर्शन देखें आप, ये स्लाइडेड पोर्शन है, ठीक है। तो ये वेदरिंग फीचर्स वगैरह आप देखेंगे, उसके ऊपर मैसिव स्ट्रक्चर लेस वगैरह हैं, या फिर आप यूनिट ब्रेक्स इनटू द स्लैब्स, ठीक है, ये क्रम्बली, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर उसमें वेदरिंग वगैरह की वजह से लैंडस्लाइड थोड़ी बहुत आई हुई है, ठीक है, वेजिटेशन वगैरह आप नोट करें उसमें, ठीक, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो जिस टाइम आपने मेजर यूनिट डिफाइन कर दिए उसके बाद एग्जामिन करेंगे ईच वन को क्लोज अप जाके उसको एग्जामिन करें, अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव जो आपका फील्ड वर्क है, अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं या आप जॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं या आप पैलियोंटोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं या आप सिंपली फैशी स्टडी कर रहे हैं। फैशी स्टडी ये कि उसकी डेपोजिशनल एनवायरनमेंट किस तरह की थी, तो फैशी स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी ग्रेन साइज वगैरह सारा उसका मैयर करेंगे कि आप बॉटम में आपके पास ग्रेन कैसे हैं, टॉप पे ग्रेन कैसे हैं जब वो दूसरी फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मीन्स टू से कि स्टार्ट में जब वो डिपोजिशन उसकी स्टार्ट हुई थी तो तब उसकी कंडीशन कैसी थी वहाँ पे, जो डिपोजिशनल एजेंट था उसका, वो बाद में जो है कंडीशन कैसी थी। बीच में बाद दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनेट्स वगैरह मिल रहे हैं तो कार्बोनेट्स आपके पास वो होते हैं जो शेल्फ पे बनते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये प्रेसिपिटेट्स टाइप से बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर सैंड है तो बीच की कंडीशन है, वहाँ से शेल्फ की कंडीशन में आप कन्वर्ट हो रहे हैं,
अगर आपके पास कार्बोनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अगर साल्ट मिल रहा है तो वो आपके पास एवेपोरेट्स में आता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे वो लगूनल कंडीशन थी, एडेड कंडीशन थी, जिसमें वो बारिशें कम थी, ठीक है, उसकी वजह से वो एवेपोरेट हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीजें उसको डिफाइन कर रही होती हैं, लेकिन आप अगर उसे फ्रॉम बेस टू टॉप आप उसे स्टडी करेंगे तो फिर आपको वो पता लगेगा, ठीक। तो वो इसमें ये एक बड़े मजे की बात उसने की, ये जो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया हुआ है, कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको जो लॉजिक वहाँ पे फीचर जो है वो राइट अवे आप स्ट्रेट अवे आप उनको स्टडी नहीं कर सकते, तो आप उनकी पिक्चर्स वगैरह ले लें, आप उनके सैंपल्स वगैरह ले लें, ठीक है, वापस आए, उनकी जो जो चीज़ें आपको मिल रही है ना वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, इतना तो आपको पता है ग्रेन साइज नीचे बॉटम से टॉप की तरफ जो है वेरिएट कर रहा है, उसमें जो है अगर उसमें क्रिस्टल्स हैं या उसमें सेडिमेंट्री रॉक होगा तो सेडिमेंट्स होंगे, तो वो आप उसकी जितनी चीज़ें नोट कर सकते हैं मैक्सिमम वो रिकॉर्ड करके साथ ले आए, ठीक है। वापस आके जो है उसे ऑलरेडी जो पब्लिश्ड है लिटरेचर उसमें उसके साथ टैली कर लें, या फिर किसी जियोलॉजिस्ट फेलो है उससे आप पूछ लें, ठीक है, हो सके तो सैंपल भी साथ में कलेक्ट करके ले आए, तो वो आप किसी सुपरवाइजर को या फिर आप किसी कोलीग को दिखाएंगे तो वो आपको उसके बारे में इंटरप्रेट करके बता देगा कि ये फलां रॉक है। तो हैंड स्पेसिमेन ये कि आप पहले ये देखेंगे, लूज सैंपल आपको वो कह रहा है देखे, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट कम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली जो है उसे निकालना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये हो कि आप जो है उसे इजीली प्लग कर सकें, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेटिव हो उस यूनिट का। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि अगर एक फॉर्मेशन को आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पर्पल कलर में है इसमें उसने बताया हुआ है कि अगर एक यूनिट है आप उसे देख रहे हैं कि 80% उसमें सैंडस्टोन है और 20% आपके पास मडी सैंडस्टोन है, तो ऑब्वियसली उसका मेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, मेजर उसका क्या है, वो सैंडस्टोन है, 80% सैंड है ना, इसलिए तो वो जो आप सैंपल लेंगे वो आप उसकी रिप्रेजेंटेटिव में से लेंगे। अब मडी में से आप उठा लें तो मडी तो उसको डिफाइन नहीं कर रही, मडी तो 20% है, ठीक है, या उसमें कार्बोनेट का एक थिन बेड पड़ा हुआ है जो कि 10% का आ रहा है, तो 10% का लेके आप उसे ये तो नहीं डिफाइन कर सकते कि ये फॉर्मेशन जो है वो आप के जो है वो लाइमस्टोन पे या डोलोमाइट के ऊपर है, ठीक है। तो मेजर जो आप उसका सैंपल ले रहे हैं तो वो आपकी उसकी जो मेजर लिथोलॉजी है उसमें से लेके आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक। Okay. यस सर। तो वही उसने फिर बाकी उसने कहा स्पेसिमेन का कि सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस जिसमें आपके पास लाइमस्टोन या मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उसमें वेदरिंग जो फीचर्स होते हैं वो ग्रेन्स को उजागर कर देते हैं, ठीक है। जैसा बाज़ दफ़ा आपके पास गार्नेट माइका शिस्ट होती है, उसमें अगर वेदरिंग हुई हो तो गार्नेट आपके पास जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आ जाता है। तो इनको स्टडी बाज़ दफ़ा आप उनकी फ्रेश लोकेशन भी उनका जो फेस है उसको भी स्टडी करेंगे और साथ में आप जो है उसका जो वेदर है उसको भी स्टडी करें, तो आपको बाज़ दफ़ा डिफरेंट मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। ओके सर, ओके। तो ये सम क्वेश्चंस हैं उसके कि वेदर द रॉक इज इग्नियस या मेटामॉर्फिक, इसे आप खुद स्टडी कर दीजिएगा। आपको पता है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फ़र्क क्या होता है। अब माशाल्लाह आप लोगों की इतनी फील्डिंग हुई है कि आपको पता है कि जिससे सेडिमेंट्री रॉक पड़ा होता है तो सेडिमेंट्री रॉक में उसकी जो कंपैक्शन होती है वो थोड़ी लूज होती है, ठीक है, उसमें बेडिंग्स की स्पेसिंग वगैरह थोड़ी लूज होगी, उसमें ग्रेन साइज विजिबल होगा आपको, ठीक है, अल्ट्रेशन नहीं हुई होंगी। वही सैंडस्टोन है उसकी जिस टाइम मेटामॉर्फिज्म होती है तो वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। शेल है उसकी मेटामॉर्फिज्म होगी तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट होगी, स्लेट में सर। स्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप ये मंसेरा वाली साइड पे जाएं तो आपके पास जो स्लेट्स वगैरह दिखाई देती हैं, तो उसमें जो बेड जो माइनर बेड होते हैं जो थिन बेड्स होते हैं वो कंज्यूम अप हो जाते हैं, ठीक है।
और उनमें जो स्पेस होता है, क्योंकि वो मेटामॉर्फिज्म आपको पता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रॉक होता है उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से वो अल्टर होता है, ठीक है, उसमें कंपैक्शन ज़्यादा आ जाती है। आप अपने पास जो रजिस्टर पड़ा है इसी को ही देख लें, इसे सिंपल आप छोड़ते हैं तो इसके पेजेस खुले होते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप दूसरी बुक रख लें तो वो पेजेस का जो गैप है वो बंद हो जाता है, ठीक है। इग्नियस रॉक ऑब्वियसली आपने सेडिमेंट्री अगर देखे हुए हैं तो इग्नियस का आपको पता है कि उसमें जो है आपके पास ग्रेन्स वगैरह नहीं मिलते, वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लावा की इरप्शन होती है, फिर उसके बाद वो कूल डाउन हो रहा होता है, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। एक आपके पास जो कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, बाकी आपके पास सेडिमेंट्स होते हैं, इसीलिए उनको क्लास्टिक रॉक कहा जाता है, ठीक है। क्लास्ट कहते हैं सेडिमेंट को। नॉन क्लास्टिक रॉक क्या होता है कि जिसमें सेडिमेंट नहीं होते, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री पोर्शन में ही अगर आपको लाइमस्टोन वगैरह मिलता है, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसे उसका तोड़ के उसे स्मैश करेंगे, तो उसकी जो पाउडर फॉर्म होगी उसके ऊपर डाइल्यूटेड HCl डालेंगे तो वो फज वगैरह करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आइडेंटिफिकेशन का। तो ओवरव्यू ऑफ पॉसिबल डेटा फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, आप स्केचेस बना सकते हैं वहाँ पे। स्केचेस जो हैं वो आपको जिस तरह इसने बनाया हुआ था ये पीछे, या अगली जो इसका चैप्टर है इसमें ये स्केच उसने बनाया हुआ है उस एरिया का, एक रफली सा विदाउट स्केल उसने स्केच बनाया हुआ है। ग्राफिक लॉग बना सकते हैं आप, ठीक है, ये ग्राफिक लॉग्स बने हुए हैं कि इतनी थिकनेस के ऊपर एक फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये जदून साहब को पिछले उसमें मैंने स्ट्रेटिग्राफी की, उसमें लैब में जो काम वगैरह आपको करवाता था ग्राफिक लॉग्स का, तो वो ये इस तरह यूज होते हैं, ठीक है, ऑन रियल ग्राउंड। यस सर। ठीक है, ये देखिए उसने स्केचेस वगैरह बनाए हुए हैं। तो स्केच आप उसका बना सकते हैं, मेजरली जो है आप कौन कौन से यूनिट्स हैं, ठीक है, ये जो मेजर यूनिट्स हैं इन्हीं के ऊपर आप फिलिंग कर दें, यूनिट 1 यूनिट 2 AB को आप जो है उसको उसके अंदर फिलिंग कर दें कि यहाँ पे आपके पास शेल मिल रही है या सैंडस्टोन मिल रहा है या क्या मिल रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई फॉल्ट है तो वो किस तरह का है, ठीक। तो वो डिफाइन करेगा कि ये आपका स्केच है। ग्राफिक लॉग्स का अभी मैंने आपको दिखाया। ग्राफिक लॉग्स ये होते हैं कि बेसिकली आप उसकी देख रहे होते हैं कि फॉर्मेशंस आपके पास जो हैं कौन सी उसमें मिल रही है, उनकी एज क्या है, उनकी थिकनेस क्या है, उसके मुताबिक जो है वो आप उनके एक लॉग सा बनाते जा रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ सुपर पोजिशन के मुताबिक, सुपर पोजिशन ये कहता है कि ओल्डर हमेशा बॉटम में होगा और यंगर हमेशा उससे ऊपर होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप ग्राफिक लॉग बनाएंगे। क्रॉस सेक्शन जो हैं वो कैसे बनाते हैं, आप किसी क्लिफ का क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, वो कंटूरिंग से आप उसका जो है प्रोफाइल बना के तो उसके अंदर जो है आप उसकी फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वो उसका क्रॉस सेक्शन कहता है, ठीक है। एक मैप व्यू होता है जो कंटूर हम देख रहे थे, तो ऊपर से आपके पास बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिफरेंट कंटूर्स हैं, ठीक है, ये 500 का है, ये 400 का है, ये 300 का है। तो इनवर्ड जो है आप देखें इसकी एलिवेशन कम होती जा रही है, तो इट मीन्स कि ये एक डिप्रेशन को शो कर रहा है। तो इसका हमने ये एक AB ए डैश हमने एक इसकी प्रोफाइल ले ली, इसके अलावा हम इसकी स्टडी कर इसे मार्कअप करके, एक सिंपल तरीका होता है, आप पेज के ऊपर रखते हैं और जहाँ जहाँ से कंटूर कट कर रहा है वो पेज के ऊपर मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसको फिर अब मुझे पता है मैक्सिमम 500 है, फिर आपके पास 400 आ गया, 300 आ गया, ठीक। तो उसके मुताबिक आप उसी पेज को दोबारा यहाँ पे डी प्लॉट करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप ये मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोफाइल व्यू आ गया। तो इसमें जिस टाइम आप फिलिंग करेंगे तो वो आपका इसके क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। मैप्स आप कैसे बनाते हैं, आप जियोलॉजी की वहाँ पे मैप्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, आप वही फॉरवर्ड बीडिंग करते जा रहे हैं और वहाँ पे यहाँ पे आपके पास सैंडस्टोन मिला, यहाँ पे ये आपके पास शेल मिला, ठीक है, ये आपके पास सैंडस्टोन मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लाइमस्टोन मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं उसका कि ये इसे सैंड से फिल कर दिया, इसको शेल से फिल कर दिया,
इसको आपने लाइमस्टोन से फिल कर दिया, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल मैप वगैरह बन रहे होते हैं। स्टीरियो नेट किस लिए यूज होते हैं? स्टीरियो नेट यूज होते हैं कि स्ट्रक्चर की जो आपके पास डिप स्ट्राइक होते हैं उसे 3D व्यू में वो शो करने के लिए स्टीरियो नेट होता है, ठीक है। पहले करना जब स्ट्रक्चरल स्टडीज हो तो उसके लिए, ठीक है।